सवाल होने जा रहा है कड़क चाय के साथ कड़क बात। मैं अपने निवर्तमान मेयर साहब से वर्तमान है अभी सही आप सही बोल रहे हैं। क्या जैसा कार्यकाल आपका चला है हम लोग विश्वास करें कि आगे वैसे ही चलेगा, क्योंकि नगर निगम के अंदर बैठ के दिया है, हमको ये विश्वास नहीं है कि प्यारी लाल जी दे सकते हैं। देखिए, कल के बारे में कोई भी भविष्यवाणी कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, मैं स्वयं के बारे में भी नहीं कर सकता, लेकिन हमेशा कल बेहतर होगा ये हमें विश्वास रखना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि नगर निगम अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है, जिसे आप स्थानीय सरकार लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और जिसका अपना खुद का एक सदन होता है जिसमें आप 60 पार्षद अपनी पूरी झांसी से चुन करके भेजते हैं। तो एक व्यक्ति, चाहे वो महापौर हो चाहे कोई अधिकारी हो, कोई एक व्यक्ति अपनी इच्छा से सब कुछ बदल नहीं सकता। उसमें बहुत लोगों की सहभागिता होती है, विचार विमर्श होता है, चर्चा होती है, सबके अपने अपने राइट्स हैं, उसके अनुसार ये सारा काम होता है। तो आप उम्मीद रखिए कि कल बेहतर होगा। एक सवाल मेरा मौलानीपुर से कुछ सोचना है, जैसे मतलब उल्टी उल्टी आती है कि बिहारी लाल जी से अगर समय 2 बजे का लिया जाए तो घर से बाहर निकलते हैं 5 बजे में, और अगर कोई प्रस्ताव उनको दे दिया जाए और आज की तारीख में प्रस्ताव दिया जाता है तो वो उसका कार्यान्वयन 6 महीने बाद होता है। तो इतना पीरियड क्यों लेते हो? 6 महीने समय लेने का उनका क्या रीजन है, क्या चाहते हैं वो कि 6 महीने बाद उसका कार्यान्वयन होता है? अगर यही हाल यहाँ पे रहा तो हमारी सड़कें नहीं हो पाएंगी, फिर तो वही बता पाएंगे। लेकिन जो नगर निगम की कार्य पद्धति है उसको भी समझ लेना आवश्यक, इसलिए कि नगर निगम में जो 60 पार्षद होते हैं, आदरणीय खन्ना जी, 90% जो काम होना है वो पार्षद स्वयं उसकी चिंता करता है, उसके बारे में एक प्रस्ताव बना करके वो लेकर के आता है कि हमारे यहाँ नाली बनना है, ये सड़क बनना है, यहाँ स्ट्रीट लाइट लगना है, यहाँ सफाई होना है, यहाँ गाय की कोई समस्या है या कोई भी समस्या है, हर छोटी बड़ी समस्या के बारे में वार्ड का पार्षद सभासद अपनी चिंता से नगर निगम को, नगर को, महापौर को अवगत कराता है, लिखित में अवगत कराता है। महापौर का काम उसको संबंधित अधिकारी को मार्क करने का होता है, जो हो जाता है और काम उससे आगे बढ़ जाता है। और नगर निगम में वाइस चेयरमैन भी रह चुका हूँ, कार्यकारिणी का सदस्य भी रह चुका हूँ। मेरा एक प्रश्न माननीय महापौर जी और विधायक जी दोनों से है। बोथ हम लोग यहाँ पर डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। महापौर जी के समय में हम लोगों ने ट्रिपल इंजन की सरकार भी चला ली। झांसी नगर निगम उत्तर प्रदेश में 74वां संशोधन लागू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से महापौर के पावर और पार्षदों के पास पावर्स नहीं है, सारे अधिकार नगर आयुक्त के पास रहते हैं। तो हम लोगों को काम में जो वर्किंग और हो सकती है, एक बार मुझे संज्ञान में आता है कि पूरे पार्षद आपने भेजे थे लखनऊ, अभी तक 74वां संशोधन लागू नहीं हो पाया है। ऐसा क्यों? उसके लिए प्रयास नहीं किया जा रहा? तो क्यों नहीं किया जा रहा है या कैसे होगा ये? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में सब जगह ये सुविधा है, यूपी में नहीं है। निश्चित रूप से आपकी बात उचित है। जहाँ तक 74 के संशोधन की बात है, जिसमें नगर निगम के पार्षदों सहित महापौर के अधिकार में वृद्धि की बात है, वृद्धि के साथ साथ में कुछ मानदेय देने की भी बात है, वो उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में लागू नहीं है। लेकिन इस पर चर्चा पिछली बार भी उत्तर प्रदेश की सरकार में हुई थी और मैंने प्रश्न के माध्यम से भी सरकार से आग्रह किया था। आने वाले समय में फिर से आपने ध्यान आकर्षण कराया है, नया पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के चुनाव है। इस चुनाव के बाद में फिर से एक बार सरकार के संज्ञान में ये विषय लाएंगे। जी, अन्य कोई सवाल? मैं अपना प्रश्न आदरणीय निवर्तमान महापौर जी से कि झांसी नगर में ये सभी लोग वर्षों से देखते चले आ रहे हैं कि सड़कें बनती हैं
गली मोहल्लों में, मेन रोड भी, और बनने के बाद में फिर उसमें पाइपलाइन और तार वगैरह बिछाने की व्यवस्था चालू होती है। जब सड़क पूरी चकाचक बन जाती है, इसके बाद में जब वो बनके तैयार हो जाती है तो कई पाइप डालने वाले, गैस पाइप लाने वाले, अदर्स लोग उसको तोड़ जाते हैं, और तोड़ने के बाद में वो उसको यथावत छोड़ जाते हैं कि पूरी तरह से सही नहीं करते, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में उनके होता है कि वो उसको यथावत करें, लेकिन इस पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। इसके बाद वो फिर सरकार नए टेंडर पास होते हैं। ऐसे कई 5वीं का देखा, अभी वर्तमान में देखा जो हमारा सीपरी बाजार का ओवर ब्रिज है, उसके नीचे 3-4 बार 5वीं बना, सड़क बनी, रेलिंग लगाई, इसके बाद में फिर वो तोड़ी गई, इसके बाद कोना बनाई गई। तो मेरा अनुरोध ये है कि जनता का इसमें बहुत गाड़ी कमाई का धन अपव्यय होता है, और कई बार होता है। तो आने वाले भविष्य में, अभी चूंकि प्रत्यक्ष यहाँ पर नहीं आए, फिर भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भविष्य में इस तरह का ना हो। क्या जब टेंडर होता है तो दूसरे जो विभाग रहते हैं उनसे समन्वय नहीं बना पाते हम लोग? मेरा क्वेश्चन नगर निगम और जिला प्रशासन से है कि समन्वय बनाना चाहिए कि पहले वो खोद के उसमें पाइपलाइन डाल दें या कोई भी जो वायर डालना है वो डाल दें, उसके बाद सड़क का टेंडर हो। पहली बात है। दूसरी चीज, अभी भी झांसी में पशु, जो आवारा पशु है, बहुत ज्यादा तादाद में घूम रहे हैं। उसकी वजह से हर चौथे 5वें दिन कोई भी घटना दुर्घटना होती रहती है। अभी जैसे कल ही के अखबार में पढ़ा कि कोई गाय आ गई, उसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई। ऐसा महीने में 2-4 बार होता है, जबकि आपके नगर निगम की तरफ से एक अलग से पूरी टीम बनाई गई है उनको पकड़ने के लिए, लेकिन वो पूरी सक्रियता से काम नहीं कर पा रही है। इस संबंध में भी विशेष ध्यान दिया जाए। थैंक यू। हम लोगों को स्वीकार है, लेकिन जहाँ तक इसकी बात है, विकास की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रोकी नहीं जा सकती। जब किसी मोहल्ले में, क्षेत्र में या वार्ड में सड़क बनाए जाने की बात होती है तो वहाँ का जो माननीय पार्षद होते हैं उनका ये आग्रह होता है कि हमारी सड़क जल्दी से जल्दी बना दी जाए। अब आगे की जो भविष्य की जो विकास की योजना है, मान लो पानी की पाइपलाइन आनी है, गैस पाइपलाइन आनी है, फाइबर ऑप्टिकल की पाइपलाइन आनी है, या अंडरग्राउंड केबलिंग करनी है, तो ऐसे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो कब आएंगे, उसके इंतजार में हम लोग आज जो टूटी फूटी सड़क है उसको ना बनाए, ये मुमकिन नहीं। एक बात तो ये, इसलिए वो काम हमें करना पड़ता है। दूसरी बात ये कि सारे जो विभाग हैं विकास से संबंधित, चाहे वो विकास प्राधिकरण हो, जल निगम हो, जल संस्थान हो, सबके बीच में आपस में सामंजस्य होना चाहिए, जो आपका कहने का अर्थ है। उसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। नगर निगम झांसी या कोई भी जो नगर निगम है उसमें माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय MLCs भी उसके मानद सदस्य होते हैं और उनका राय मशवरा हमेशा होता है। तो इन चीज़ों पर लगातार चिंतन मनन हो रहा है और कोशिश ये होती है कि इन चीज़ों में जनता को कम से कम तकलीफें आएँ। इसके अलावा जो गौशाला, उसकी गौवंश की आपने बात की है, गौवंश के बारे में आप देखिए कि झांसी में 2 गौशाला हैं, 2 कान्हा उपवन है जिनका संचालन नगर निगम करता है, और दोनों में लगभग 2000 से ज़्यादा गौवंश हमारे पास संरक्षित है। हम एक प्रश्न आपसे भी करना चाहेंगे कि वो दोनों में से कोई भी एक या दोनों गौशाला किसी ने देखी है क्या? आपके नगर निगम क्षेत्र में है, आपके झांसी में है। मैं यहाँ बैठकर आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्राइवेट और सरकारी जो गौशालाएं होती हैं उनमें श्रेष्ठ गौशाला आपको नगर निगम की वो मिलेंगी। आपने देखा है सरकार के जब मंत्री या सेक्रेटरीज आते हैं तो उन्हीं गौशालाओं को हम लोग दिखाने के लिए लेकर के जाते हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन सारे गौवंश को सैचुरेट करना और उसको एक जगह संरक्षित करना थोड़ा सा कठिन काम होता है। कई बार गौपालक भी जो सुबह शाम दूध निकालते हैं, उसका दूध का उपयोग करते हैं या उस दूध का व्यवसाय करते हैं, वो लोग भी जानबूझकर अपने गौवंश को सड़क पर छोड़ देते हैं। तो ये इसमें जन सहयोग भी मिलेगा, गौपालकों का सहयोग मिलेगा, तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। ये तो बात आपकी सही है। इत्तेफाक से आप भी वहां पर थे जब हम वहां पहुंचे। बहुत अच्छे
सुचारू रूप से नगर निगम द्वारा उसका संचालन किया जा रहा है। मेरा एक जी से है कि मतदान के दिन जब हमारे मतदाता मत बूथ पर जाते हैं तो वहां पर जो सुरक्षा कर्मी, पुलिसकर्मी रहते हैं, उनका व्यवहार काफी अच्छा नहीं होता है। जैसे हमारे कोई भी परिवार के या जो भी बुजुर्ग लोग रहते हैं, वो धूप की वजह से यदि आए बाएं खड़े होते हैं या थोड़ा आगे जाना चाहते हैं तो वो सुरक्षा कर्मी उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे जो सम्मानित मतदाता वहां पे मत देने जाता है उसे बहुत बुरा लगता है और वो घर वापस आने की सोचने लगता है। तो मेरा अनुरोध है कि जिला प्रशासन से इस बात का आपके माध्यम से चर्चा की जाए कि जितने भी मत बूथ है जहां पर मतदान करने के लिए मतदाता जाएगा तो सुरक्षा कर्मियों का व्यवहार जनता के प्रति अच्छा होना चाहिए। पूर्ण तरीके से मतदान हो, ये सरकार की प्राथमिकता का विषय है। मतदान स्थल पर किसी भी तरीके की भीड़ भाड़ इकट्ठी करना ये समस्या क्रिएट करता है। क्योंकि स्थानीय प्रशासन की उस समय जिम्मेवारी होती है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तो इस समय में चूंकि सारे अधिकार प्रशासनिक होते हैं और प्रशासनिक अधिकारों के कारण से मतदान स्थल पर लोग जाएं, अपनी बारी का इंतजार करें, लाइन में लग कर के मतदान करें। BLO घर घर जाकर के मतदान की पर्ची लोग घर पहुंचा रहे, जिनकी नहीं पहुंची है तो वर्तमान में प्रत्याशी लोग मैदान में हैं, तो प्रत्याशी भी इस काम को करने में लगे हुए हैं। तो मेरा आग्रह यह है कि मतदान स्थल पर, क्योंकि इस समय हम लोग कंट्रोल का मामला नहीं होता है, तो इस समय तो चूंकि हमको शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेवारी भी है। शांति के साथ संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मतदान हो जाएगा। और आपने देखा भी होगा कि इन 6 वर्षों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब जब अवसर आया है तो मतदान केंद्रों पर अब अराजकता देखने को नहीं मिलती। अब मतपेटियां नहीं फेंकी जा रही, अब स्याही नहीं डाली जा रही। अब लोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता भी तो यही चाहती थी कि सुशासन हो, अच्छी सरकार हो। अच्छी सरकार योगी के रूप में हम लोगों ने देखी। मतदान केंद्र पर जहाँ तक आपने एक प्रश्न उठाया है कि वहाँ पर लगे हुए प्रशासनिक मशीनरी के लोग या पुलिस के सिपाही यदि अभद्रता करते हैं तो निश्चित रूप से ये निंदनीय भी है, उस पर मैं चर्चा करूँगा। पार्षद आप तक पहुंचाते हैं या नगर आयुक्त महोदय तक पहुंचाते हैं। सीपरी का जो पक्का पुल है साहब, उसके नीचे जो जल भराव की समस्या रहती है वो लगातार बनी रहती है। कल की बारिश में भी वहाँ कल रात को अधिक मात्रा में जल भराव रहा। इसके पहले यदि लास्ट ईयर गर्मियों में आप देखेंगे तो कहीं पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से वहाँ पर निरंतर जल भराव रहा। सुबह बच्चे जो स्कूल जाते हैं, नहा धोकर जाते हैं, घर से पूजा पाठ करके आदमी निकलता है, चलते ऑटो में पानी अंदर आया था। हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, घर से पूजा पाठ करके निकले हैं, आपके गंदा पानी उसके ऊपर हमारे ऊपर पड़ता है, वो दूसरे वाहनों से उछल कर। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आप लगातार 5 बरस रहे, क्या ये समस्या आप तक नहीं पहुंची या किसी ने आपको इसको आपके संज्ञान में नहीं लाया? बीच में एक बार जरूर उसकी सफाई हुई है, उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ था। वो जब उसका पाइपलाइन का रिसाव बंद हो गया तो पानी थोड़ा सा स्टोर होना बंद हो गया। लेकिन आप देखेंगे तो जालियां आपकी टूटी हुई हैं, जो लोहे की जालियां पड़ी हुई हैं वो टूटी हुई हैं। वाहनों का पहिया उसे बीच में फंसता है, वहां पर हमको अपनी रिस्क पर निकलना पड़ता है और पानी से भी बचना है और आपकी टूटी हुई जाली से भी बचना है। तो ये हैरतअंगेज कारनामे हम लोग रोज करते हैं। इसका संज्ञान मुझे लगता है आपको किसी ने दिया, यदि नहीं दिया है तो सर इसको आगे आप थोड़ा सा इसमें जरा देखिएगा किस प्रकार से समस्या का समाधान है। तो आप सभी लोग टैक्स से रिलेटेड विभागों से आते हैं और टैक्स का गहरा संबंध नगर निगम का भी है, हाउस टैक्स। तो मैं सिर्फ संदर्भ जोड़ रहा हूँ, इशारा काफी है। टैक्स और हाउस टैक्स, तो आप लोग अगर हाउस टैक्स के विषय में भी चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं देखिए सर, ट्रिपल की सरकार चलने वाली है। हमारा प्रश्न सुनिए, हमारा प्रश्न मैं माननीय से अनुरोध करना चाहता हूँ, वो 40,000 का हमारा जो टैक्स है वो 5,000 पे आ जाता है। तो इस तरह की जो कमियां होती हैं उसको हमारा अनुरोध है कि जो भी आप लोग उसमें संशोधन कर सकते हैं, उस पर एक्शन ले सकते हैं, वो कृपया लें।
और जो गृह कर में अनावश्यक वृद्धि होती है, बार बार हमारी सड़कें बनती हैं, बार बार जो है लाइनें बदलती हैं, अगर इनका खर्चा कम करके जनता के ऊपर बोझ कम किया जाए तो जनता के लिए एक बहुत बड़ा जो है सहायक होगा। तो क्या इस पे हमारे जो निवर्तमान महापौर है उनका क्या व्यू है, उनसे अनुरोध है कि कृपया इस पर प्रकाश करें। हाउस टैक्स की दरें समान है। झांसी में अलग से कोई दर नहीं है, ना अलग से कोई दर लागू की गई है, और पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निगम में स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू है। स्वकर निर्धारण प्रणाली ये है कि आपका प्लॉट एरिया क्या है, कंस्ट्रक्टेड एरिया क्या है, और कच्चा है मकान, पत्थर का मकान है या आरसीसी का मकान है, नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो उसके हाउस टैक्स को तय करते हैं। इसके संदर्भ में सर्वे होने के बाद में टैक्स लगता है। तो टैक्स अगर गलती से गणना गलत होकर के टैक्स ज्यादा लग गया है तो उसे नगर निगम हमेशा ठीक करता है, लेकिन अगर टैक्स ठीक लगा है तो वो कर देता, मुझे कि वो हम उनको देना पड़ता है। तो या दरें निर्धारित है, इसको बोर्ड से ऊपर से पास होता है। अगर झांसी में कोई विशेष दिक्कत है तो बोर्ड में उसका प्रस्ताव पास करके उसके प्रयास ऊपर करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजना चाहिए। ये मेरा सुझाव भी है और आगे इसमें किया जा सकता है, लेकिन जैसी दरें निर्धारित हैं उसमें कहीं कुछ हो नहीं सकता है। इसी संदर्भ में जैसे नगर निगम झांसी है, उसमें हमारा आस है नगर पालिका की नियमावली और नगर निगम की नियमावली बहुत बड़ा अंतर है। उस अंतर में नगर पालिका और टाउन एरिया में जैसे ईओ और चेयरमैन मिलकर के टैक्स साइनिंग अथॉरिटी होते हैं। हम चूंकि नगर पालिका में पार्षद रहे, हमको मालूम है कि जब टैक्स कमेटी बनती थी उसी समय जनरल असेसमेंट का ईयर था, तो उस समय तो हमारे विवेक पर निर्भर था कमेटी के कि वो क्या करना चाहती है आपका टैक्स। तो हमने एनुअल रेंटल वैल्यू के आधार पर मूल्यांकन होता था। लेकिन अब वर्तमान में नगर निगम के क्योंकि अलग तरीके के नियम हैं, नियमावली अलग है, तो उसके आधार पर जैसा कि महापौर जी ने बताया कि सेल्फ असेसमेंट है उसमें, या आप अपने स्वयं के मकान का निर्धारण आप स्वयं कर सकते हैं। तो उसमें जो भी एक बुकलेट है आप उसे पढ़ेंगे तो आप खुद संतुष्ट हो जाएगा अपने मकान के टैक्स से। क्योंकि नगर पालिका जब तक थी, जब तक वो कमेटी के हाथ में होता था कि कमेटी ने आपका यदि 60 रुपये है, अब लोग चाहते हैं कि हम 60 रुपये हाउस टैक्स दे करके साल में काम चला रहे। हाउस टैक्स तो वार्षिक लगता है ना, तो वार्षिक आए 60 रुपये में अगर सब लोग ऐसी मंशा रखेंगे तो निश्चित रूप से नगर निगम को कार्य संचालन में, विकास कार्यों करने में बड़ी सुविधा होगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि हम लोग अब नगर निगम के आधार पर सोचना शुरू करें। वो वाले 60 रुपये, 120 रुपये, 200 रुपये नगर पालिका में लगते थे, लेकिन अब नगर निगम की नियमावली अलग है। से देखते हैं कि वहाँ पे पार्किंग की बड़ी समस्या है। बड़े वर्षों से, विगत कई वर्षों से ये समस्या हमेशा से रही है। और इवन आज अगर आप अपनी गाड़ी भी जाएंगे तो आपको अपनी गाड़ी भी या तो पेट्रोल पंप पे पार्क करनी पड़ेगी या आपको वहाँ पे जो बीच में मोड़ है वहाँ पे आपको पार्क करनी पड़ेगी। और जो पार्क की जाती है तो निश्चित तौर पे ट्रैफिक पुलिस उसको हटाएगी और उस पर चालान होगा। अब होता क्या है, वहाँ कम से कम 1000 व्यापारी आज की डेट में व्यापार कर रहा है, और जब कोई कस्टमर पहुँचता है तो उसको अपनी गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं होती है। इसमें कई बार नगर निगम ने उस पर अतिक्रमण दस्ता से वहाँ पे अतिक्रमण हटवाया भी, लेकिन जिस तरीके से मुबारक मार्केट के सामने पार्किंग बनाई गई, क्यों अपन ने उस पार्किंग स्पेस को नहीं यूज किया कि जिससे कि वो व्यापारियों को भी हेल्प मिलती और वहाँ पे वो पार्किंग स्पेस बनने से कई सारे लोगों का व्यापार ज़्यादा अच्छे से चल पाता। कई बार तो मेरी खुद की गाड़ी वहाँ से ट्रैफिक की हो गए बात, मतलब मैंने देख लिया तो निश्चित तौर पे वो लोग गई, लेकिन वहाँ गाड़ी लगाने की अधिक समस्या जो है बहुत बड़ी समस्या है। और सीपरी बाजार एक मुख्य बाजारों में से एक है। तो क्यों आगे हम क्या उम्मीद रखें कि नगर निगम इस चीज पे कार्य करेगा और कार पार्किंग की जो उपलब्धता है वहाँ इतना स्पेस हमारे पास है जो ओवरब्रिज के नीचे उसको किया जाए। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और आप मात्र सीपरी बाजार की बात कर रहे हैं। हम लोग पूरे झांसी के बारे में चिंता करते हैं। निश्चित रूप से झांसी में पार्किंग की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उसका कारण ये है कि हम डेवलपिंग सिटी है। जो पुराना शहर अगर हम देखेंगे,
जो दुर्ग के परकोटे के अंदर का शहर कहलाता था, प्रमुख शहर वही था। और वो पूरा शहर आवासीय क्षेत्र था, रेजिडेंशियल एरिया था। वहाँ मानिक चौक एक प्रमुख बाजार होता था, सराफा बाजार एक प्रमुख बाजार होता था, बाकी सारी स्ट्रीट्स में रेजिडेंस थे। अब आप देखिए कि पूरा 100% कॉमर्शियल हो गया है, और कॉमर्शियल होने के साथ साथ वहाँ पर प्राइवेट लैंड मतलब गवर्नमेंट लैंड अवेलेबल नहीं है जहाँ पर हम पार्किंग बना सकें। और पार्किंग जहाँ उपलब्ध भी है तो हमारा खुद का नेचर क्या है कि हम 100 कदम पैदल चलना नहीं चाहते। मेरा भी यही नेचर है कि जहाँ जाओ कोशिश ये होती है कि शोरूम के सामने गाड़ी खड़ी हो जाए और हम चले जाएं। पार्किंग अभी देखिए मल्टी लेवल कार पार्किंग का काम नगर निगम के अंदर चल रहा है। मल्टी लेवल कार पार्किंग प्लस मार्केट उसके अंदर बन रही है। सीपरी बाजार में भी हम लोगों ने मुबारक मार्केट के सामने ओवरब्रिज के नीचे पार्किंग के लिए प्लेस छोड़ी थी, लेकिन लगातार ये देखने में आता है कि आदमी 10-20 रुपए भी ना देने पड़े इस लालच में उस पार्किंग का उपयोग नहीं करता है। तो हमें अपना अभ्यास बदलना पड़ेगा कि हम पार्किंग में गाड़ी पार्क करें, शुल्क जो लगता है उसको भी दें, और 10-20 कदम 50 कदम 100 कदम अगर पैदल चलना पड़े तो हम पैदल चलें। मतलब जन सहभागिता के बिना कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे स्वच्छता एक विषय है, हर व्यक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और शिक्षित के साथ साथ अशिक्षित व्यक्ति भी, एक गरीब व्यक्ति भी स्वच्छता के महत्व को समझता है। कोई झुग्गी झोपड़ी भी आपने नहीं देखी होगी, मैंने तो नहीं देखी, जहाँ सुबह बुहारी ना लगती है। लेकिन उसके बाद हमें कूड़े का परिधान कैसे करना है, किसको देना है, कहाँ उसको छोड़ना है कूड़े को, तो डोर टू डोर की जो सर्विस हम लोगों ने शुरू की, जन सहभागिता उसमें होगी तो अपना शहर साफ हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी जो जन सहभागिता के बिना, अपना स्वभाव अपना नेचर बदले बिना, हम कितना भी बात करें स्मार्ट सिटी की और की जो प्रोजेक्ट्स हुए आपको पता है, लेकिन उसका लाभ तभी मिलेगा जब सहभागिता जनता की हो। जो परकोटा बना हुआ है और इस परकोटे के चारों मतलब जितना भी परकोटा है उसमें लोगों ने उसको तोड़ करके दुकानें बना ली, मकान बना ली, मस्जिद बन गई। हमारा कहना यह है कि जिस तरह से विधायक जी ने पानी वाली धर्मशाला पे इतना बढ़िया सुंदरीकरण कराया, तो उससे क्या है कि वो एक ऐतिहासिक स्थल वो बन गया। जो पानी वाली धर्मशाला जहाँ गंदा पानी भरा रहता था, इतना बढ़िया बनवा दिया। क्या नगर निगम परकोटे को भी, ये पुरातत्व विभाग के नहीं अंतर्गत नहीं आता परकोटा, हम ये चाहते हैं कि परकोटा भी इसी तरह से सुंदर बनाया जाए और उसमें जो अवैध लोगों ने कब्जा कर लिए हैं, दुकानें बना ली, मस्जिद बना ली या जो भी बना लिया, उसको हटाया जाए। और इस संबंध में क्या नगर निगम के पास कोई योजना है? दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि जो असेसमेंट होता है, कई लोग जो है वहीं पर बैठे कर्मचारी अधिकारी वहीं असेसमेंट कर दे रहे, वहीं पे बना दे रहे और जो हम लोगों को डिमांड भेज दी आ रही है। और कई लोग कई कर्मचारी जो है जो व्यापारिक स्तर मतलब जो कमर्शियल प्लेस हैं उनको तो जो है उसमें दिखा दिया रेजिडेंशियल में, और जो रेजिडेंशियल है जैसे हमारा चैम्बर बना हुआ वकालत का, उसको कमर्शियल में दिखा दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वकालत खाना जो होता है वो कॉमर्शियल नहीं है, वो रेजिडेंशियल है। अभी वो सर्वे करने आए तो मैंने कहा भैया जी खोल के दिखाया, मैंने कहा ये कॉमर्शियल नहीं है, ये रेजिडेंशियल है। ये वकालत खाना जो होता है वो कॉमर्शियल में नहीं आता है। तो मेरा तीसरा प्रश्न और है, बधाई जी कहें तो देश स्वतंत्र हुए इतने वर्ष हो गए, 46-47 तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज पानी की समस्या जैसी पहले थी उससे भी ज्यादा अब होगी। अभी जब हमारे रवि शुक्ला जी विधायक थे, मंत्री जी थे, तो उन्होंने पूरे उसमें जब सीसी रोड पड़ रहा था, एक रोड पाइपलाइन डाली थी। उसके बाद वो पाइपलाइन में आज तक पानी चालू नहीं हुआ, फिर दूसरी डल गई, दूसरे में भी पानी नहीं आया, फिर तीसरी डल गई। कहने का मतलब तीनों में नहीं आया पानी। तो ऐसा तो नहीं है हर घर जल हर घर नल, फिर ये भी स्कीम जो है ऐसी रह जाए कि ना जो है ना नल लगेगा ना जल आएगा। तो कहने का तात्पर्य 3 बार पाइपलाइन में डलने के बाद भी उनमें पानी सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया, ठप हो गई, जगह जगह से टूट गई हो, तो उनको आपस में ज्वाइंट नहीं किया।
तो हमारे ये तीनों प्रश्नों के उत्तर हम अपने महापौर जी से चाहेंगे। साहब तो 5:30 बजे है, आप लोग जाइए, हमारा टाइम तो समाप्त हो गया। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो सीख रहा है। मीटिंग 5:30 के बाद चलेगी ना। जब तक ट्रिपल इंजन की सरकार जो चलेगी ना। शहर की सरकार जो है वो ट्रिपल इंजन पे चलनी है। एक इंजन आपके सामने है सर, इन तीनों को तो ऐसा है कि जिस तरह चाहे उसे हम लोग बुला लें। पता है, एक समय नहीं, अगर 9 बजे जाते हैं अंदर भी होगा तो ही बाहर निकल के आ जाएंगे। अभी भाई साहब पानी की बात हो रही थी तो पानी की बात हो जाएगी। जैसा कि आपने अपनी चिंता व्यक्त की कि 3 बार पाइपलाइन डाली गई लेकिन पानी आपके घर तक या मोहल्ले तक नहीं पहुंचा। मैं इस मंच के माध्यम से सारी बातें रिकॉर्डेड है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले 1 वर्ष में आपके घर तक 2 मंजिल के ऊपर रखी हुई टंकी अपने आप ना भरने लगे तो आप सही करोड़ रुपए की पेयजल योजना झांसी में लागू है। उसका पहला फेज हम लोगों ने पूरा कर दिया। तो पहले फेज में हम लोगों ने बराबर से पानी लाकर के गोशावावर ढूंढना वाला के क्षेत्र में जहाँ पर एक बाल्टी पानी का संकट था, उस क्षेत्र में आज नल सबके दरवाजों पे बह रहे। तो हम एक दिन निकले तो नल बहता देख के हमने स्वयं गाड़ी रुकवाई, नल उनका बंद किया, उन्हें बुलाया महानुभाव को। हमने कहा पहले आप लोग एक बाल्टी पानी को परेशान थे, अब इस पानी की कदर तो करो। आने वाले समय में आप विश्वास जानिए 1 वर्ष के अंदर चूंकि पानी हमको 160 ml और आने वाला है नया। झांसी का बढ़ता हुआ भौगोलिक आकार, बढ़ता हुआ शहरीकरण, इस शहरीकरण में वहां पर जहाँ खेत होते थे, खेती होती थी, वहां पर आज प्लॉटिंग हो गई। उस प्लॉटिंग में एकदम से हमारी पानी की आवश्यकताओं को बढ़ाया है। उन आवश्यकताओं को लेकर के नई जो योजना आई है उसको हम लोग जगह जगह आप पाइपलाइन डलते हुए देख रहे हैं, नई पानी की टंकी बन रही है और उससे आने वाले 1 वर्ष के अंदर सब घरों पे नल के द्वारा पानी आने लगेगा। आप इसके लिए निश्चिंत हो जाइए। दूसरी बात आपने कही थी परकोटे पर कब्जे की। पड़ोस में एक छोटा सा कस्बा है दतिया। दतिया से बड़े हमारी पार्टी के पावरफुल व्यक्ति हैं जो गृह मंत्री भी हैं। परकोटे की प्रासंगिकता उनको लगा कि समाप्त हो गई, तो उन्होंने उस परकोटे को खोद करके उन्होंने शहर के सराउंडिंग रोड निकल जाएगी, क्योंकि परकोटा 20-20 फुट चौड़ा है। रोड की भावना थी, मंशा थी, और वो कहीं ना कहीं दतिया वालों के हित में भी थी। लेकिन जैसे ही परकोटा उखाड़ करके उसके पत्थर हटाए जाने लगे, उसमें जो देता रोड बना के चारों तरफ शहर के मूवमेंट होने लगेगा। तो वहां पर एक पक्ष होता है जो विरोध में खड़ा हो गया कि नहीं हम ये नहीं होने देंगे, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, हमारे किले की, हमारे हर चीज में 2 विचार हैं। पानी की धर्मशाला का भी आपने उल्लेख किया। पानी की धर्मशाला जब हम बनवाने गए तो वहां पर इतना विरोध हुआ, इतनी कठिनाइयों में काम करना पड़ा, क्योंकि जब डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तो आनंद देना शुरू करता है। वो कठिनाई का जो दौर होता है उसको जहाँ बर्दाश्त कर लिया जाएगा तो आनंद का दौर स्वाभाविक रूप से शुरू हो जाएगा। जब पानी की धर्मशाला में काम लगा तो वहाँ से अंदर सिल्ट के भरे हुए ट्रैक्टर निकलते थे। उन ट्रैक्टरों से सिल्ट जमीन पे गिरती थी, गिर करके वो सिल्ट तोड़ती थी, लोगों को सांस लेने में सुविधा हो रही थी, सड़कें गंदी थी, तमाम प्रकार की निंदा हम लोगों ने बर्दाश्त की। लेकिन उसके बावजूद आज पानी की धर्मशाला अपना स्वरूप प्राप्त किया। एक निवेदन और प्रश्न मेरा भी है, करने हम सारे लोग स्मार्ट सिटी में अब रहने लगे। स्मार्ट सिटी मात्र नाम नहीं हो सकता। स्मार्ट सिटी से आशा है कि हम सबको भी कहीं ना कहीं स्मार्ट होना पड़ेगा। एक जनप्रतिनिधि की अपनी समस्याएं हैं। समस्या ये है कि पहले तो हमारे पास लोग आते हैं इकट्ठे होकर के, तो भाई साहब हमारी गली में खंभे नहीं है, बिजली के पोल लगवा दीजिए। हमने किसी भी मद से उस पोल को स्वीकृत कर दिया। जैसे ही पोल लगने जाते हैं तो उसकी रैंप बनी है। झांसी का मिजाज है कि 15 फुट की गली है, उसमें 5 फुट से इधर से रैंप है, 5 फुट की रैंप यहाँ से है।
है ना। जब हमने वहां पर खंबे लगने भेजे तो उसके बाद उसका छज्जा निकला है उसी 15 फुट की गली में, 3.5 फुट इस तरफ वालेगा और 3.5 फुट उस तरफ वालेगा। अब खंबा कहाँ खड़ा कर देंगे साहब बताओ 15 फुट की गली में। मेरे घर के सामने नहीं, बगल वाले पे। फिर ये होता है कि भाई साहब ओ, तो हमने कहा आप ही तो आए थे भाई साहब खंबा लगवाने। अरे आए घूमते नहीं हमारे दरवाजे नहीं लगवाना। हैंडपंप, लोग हैंडपंप मांग के आते थे, हमने हैंडपंप भेजा तो यदि एक व्यक्ति ने आपत्ति कर दी मोहल्ले में कि हमारे दरवाजे मत लगाओ, तो पूरा मोहल्ले नहीं लगवाएगा, हमें नहीं लगवाने। हमारे दरवाजे कीचड़ होगा, गंदगी होगी, लोग पानी भरने आएंगे, खटर फटर होगी। लोगों को भी जागरूक होना ही पड़ेगा। आज अभी हम क्योंकि नई बातें उसमें आई नहीं, अभी लोगों के नोटिस आ रहे, एनजीटी के किसी ने केस कर दिया, उससे नोटिस आ रहे जहां पर रेजिडेंशियल लैंड है वहां के भी लोगों ने नक्शे पास नहीं करवा रखे हैं। जेडी एक बड़ी संस्था है झांसी की जो डेवलपमेंट के लिए काम करती है। उस प्राधिकरण पे यदि कोई नक्शा ही पास करवाने नहीं जाएगा, सब लोग अवैध रूप से घर बनाना शुरू कर देंगे, तो किसी भी शहर का अनप्लान्ड डेवलपमेंट उसके लिए भविष्य की समस्याएं खड़ी करता है। लोगों को जगना पड़ेगा कि नहीं हम अपना घर बना रहे, हमारी जमीन अगर आबादी में है, आवासी है, तो हमको नक्शा पास करवा ही देना चाहिए। नहीं जा रहे लोग, अब लोग नोटिस आता है तो फिर कोई पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करने का लोग प्रयास करते हैं कि चलो विधायक जी को, और विधायक जी को डांटेंगे, लड़ेंगे, हमारे घर के लोग हैं सबको। कुछ समस्याएं हम लोगों को भी काम करने में आती हैं और काम करने की जो छोटी छोटी समस्याएं ही हैं। इसलिए मेरा सदैव मानना रहता है कि जब हम लोग स्मार्ट सिटी के चयन में झांसी आया उसमें आपका योगदान था। आप सारे लोगों ने, झांसी की जनता ने इतना मतदान किया स्मार्ट सिटी लाने के लिए। विभिन्न बिंदु थे, उन बिंदुओं पर हम लोग लगातार सेमिनार करते थे, लगातार जनता को आमंत्रित करते थे। लोगों ने आकर के खूब भागीदारी की, तब स्मार्ट सिटी में झांसी का चयन हुआ था। तो स्मार्ट सिटी में चयन आपने करवाया। स्मार्ट सिटी हमारे लिए बनने वाली है। 10 सालों में झांसी ने अपने स्वरूप को बदला है, लेकिन झांसी के बाहरी क्षेत्र में होने वाला बेतरतीब डेवलपमेंट जिसका मन आता है वो अपने खेत में उसने ऐसी एक रास्ता डाली, डस्ट बिछाई और प्लॉटिंग करके निकल गया। जब वो प्लॉटिंग करके निकल गया तो सरकार कहती है कि लेने और देने वाले की दोनों की जिम्मेवारी है। लेने वाले को देख के लेना चाहिए कि जमीन आवासीय है कि नहीं, और लेने वाले को ये भी देख लेना चाहिए कि वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है या नहीं है, माने बिजली, पानी, सड़क, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो वहाँ है कि नहीं है। लेकिन लोग खेतों में प्लाटिंग कर रहे हैं और लोग वहाँ पर सस्ते के चक्कर में खरीदते हैं और उसके बाद में फिर विधायक के और मेयर के नाम की तख्ती लेकर मुर्दाबाद की खड़े होते हैं। हाँ, ये समस्या हमारी है ना, क्योंकि जिस चीज के लिए हमको क्रिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन मैं सदैव कहता हूँ कि हम राजनीतिक व्यक्ति है, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो दोनों ही चीजें हमको मिलेगी। ताली भी हमें मिलेगी और गाली भी हमें मिलेगी, और ताली और गाली के बीच का सामंजस्य बना करके समाज का काम करना ये हमारा नैतिक दायित्व है। जब आप प्रसन्न होते हो तो ताली बजाते हो, बहुत अच्छी बात है। जब आप गुस्से में होते हो, पानी नहीं आया 4 दिन से, तो गाली देते हो। तो ताली और गाली जिंदा के बीच से एक रास्ता बना करके झांसी का डेवलपमेंट कैसे हो, इस काम में हम लोग अनवरत लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से 10 वर्षों में हम सब प्रत्यक्षदर्शी भी हैं कि झांसी ने अपने स्वरूप को ही बदल लिया। किसी व्यक्ति ने 10-12 साल पहले झांसी से बाहर गया हो तो वो लौट के आता है, उसे स्टेशन से निकलते ही बदली हुई झांसी दिखनी शुरू हो जाती है। उसे लगता है कि झांसी बदल गई। बदली इसलिए क्योंकि अच्छी भावना के साथ झांसी के डेवलपमेंट की योजनाएं बना करके उधर जमीन पर उतारने का हम लोगों ने काम किया है। लेकिन आम जनमानस को भी थोड़ी सी चिंता करनी पड़ेगी कि ये शहर हमारा है, हमको इसको अनप्लान्ड होने से बचाना है। प्लानिंग आती है, मास्टर प्लान हम लोग हर बार बना के भेजते हैं, उसमें सारी योजना होती है कि शहर में कहाँ आबादी होगी, कहाँ कमर्शियल होगा, लेकिन लोग उसके इतर सीधे सीधे जब डेवलपमेंट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उनको भी कठिनाई होती है। और हम लोगों को वहाँ तक डेवलपमेंट ले जाने में इतनी राशि सरकार पर नहीं होती कि हर जगह सड़कें डाल दी जाए, हर जगह बिजली पहुँचा दी जाए।
तो थोड़ा सा हम लोगों को भी समझना पड़ेगा। ये हमारी, चूंकि हम काम करते हैं समाज के बीच में, तो ये समस्याएं से जो रूबरू होते हैं उनका जिक्र मुझे लगा कि आज आपके बीच में भी होना चाहिए कि समस्या हमको भी पार्किंग की व्यवस्था दी है, लेकिन वहाँ पे मेडिकल स्टोर वाले या नर्सिंग होम जितने संचालित हैं उन्होंने अपनी एक तरह से जंजीर बांध रखी है। वो अपने लिए खोल लेते हैं, बाकी पब्लिक के लिए बंद रहती है। और जो वहाँ पे बेसमेंट संचालित हुए हैं, एक्चुअली क्या वो नर्सिंग होम पेशेंट के लिए है या पार्किंग के लिए है? वो यदि पार्किंग के लिए तो नगर निगम उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है? उनको खाली क्यों नहीं कहा कि पार्किंग व्यवस्था आप दीजिए? नगर निगम का है जेडी का है, जेडी नगर निगम का, जबकि दोनों कार्यालय झांसी में है। इसके बाद वो कार्रवाई क्यों नहीं होती? आखिर इतनी बड़ी मेडिकल कॉलेज के बाहर जितने नर्सिंग होम संचालित हैं, इसका कारण क्या है? सर ये समस्या उठाई है तो इकलौते आइसोलेटेड क्षेत्र के लिए उठाई है। कार्रवाई पूरे क्षेत्र में होना चाहिए अगर होना है तो। जहाँ तक पार्किंग की बात है तो ये कोविड काल में हमारे जो डीएम साहब थे, वामसी साहब, उन्होंने सर्विस लाइन पर गर्डर लगा दिए थे। उसके लिए हम लोगों ने कई बार आवेदन निवेदन किया है तो उनको हटाया नहीं गया। इस समय उससे भी बड़ी एक चीज कर दी नगर निगम ने कि दुकानों के सामने पार्किंग कर दी है। 15 रुपए आप जाएंगे, 15 रुपए की पर्ची कटेगी आपकी 1 घंटे की। वो जो दुकानदार है वो भी स्कूटर रखेगा, उसको भी 15 रुपए की पर्ची कटवानी है। इसके लिए भी हम लोगों ने विरोध किया, अपना आवेदन प्रत्यावन दिया, पर कुछ सुना नहीं गया। इस विषय में मैं पार्किंग के लिए मैं माननीय से निवेदन करूंगा कि ये बिल्कुल वैधानिक रूप से गलत है। किसी के दुकान के सामने पार्किंग अथॉराइज करके लगा देना, उन पे गेट, जंजीर की बात नहीं कहूंगा मैं, वो गेट लगा दिए हैं और में लॉक लगे हुए हैं। दूसरी में नगर निगम का एक और सवाल आता है, जो हाउस टैक्स की बात हो रही थी। हाउस टैक्स डोमेस्टिक जो भी हो, लेकिन मेडिकल क्षेत्र के जो हॉस्पिटल है उसमें 5 गुना टैक्स लगता है। अन्य कमर्शियल जो क्षेत्र के दुकानें हैं उन पर 3 गुना, परंतु मेडिकल पर 5 गुना लगता है। मैं इसके लिए भी निवेदन करूंगा, इस पर विचार किया जाए। एक प्रकरण में पहले मैं निगम में मिला था, आज से 2 साल पहले। शॉप स्टॉकिंग बिल में एक लाइसेंस होता है, तो 2019 में लाइसेंस फीस मांगी गई थी। वो कहां से मांगी गई थी? 2014 से। जब मैंने निवेदन किया कि माननीय किसी का भी लाइसेंस फीस पुराने लाइसेंस की मांगी जा सकती है क्या? अगर किसी मेडिकल स्टोर के दुकानदार ने लाइसेंस नहीं दिया, गलत दवा दे दी, कुछ किसी को हो गया, तो पुराना लाइसेंस की फीस देकर उसको लाइसेंस मिल जाएगा क्या? तो तुरंत मना कर दिया, पुराना लाइसेंस नहीं मिल सकता। कोई भी ड्राइविंग कर रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो पुरानी तारीख से लाइसेंस इशू हो सकता है क्या? वो नहीं संभव। पर नगर निगम ने हमसे पैसे मांगे। वो भला हो अधिकारियों का, निश्चित ही उनके साथ बैठे, उन्होंने हमारी बात सुनी और वो छोड़ दिया गया। परंतु जो हम जिनसे मिले थे लोगों ने, कुछ लोगों ने उनको मना किया। तो ये भी मुद्दा है लाइसेंस का। लाइसेंस में भी जीआर कुछ और है, गवर्नमेंट रूल्स कुछ और हैं। अभी ये अप्रैल में कुछ पैसे इकट्ठे हो रहे थे तो उनको रोक दिया गया है। कुछ भी आके मांग लेते, उनसे कहा कि जीआर हमको, एक गवर्नमेंट कोई जियो है तो बता दीजिए, तो सब जियो नहीं है। हम लोगों ने उनसे कहा सब चेक से पैसा ले लीजिएगा, हम चेक से पैसा नहीं देंगे। तो ये कुछ जो नगर निगम की समस्या है। हाउस टैक्स हमारे मेडिकल क्षेत्र पर 5 गुना है, अगर उस पर ऐसा जैसे कमर्शियल पे है वैसा हम पे कर दिया जाए। पार्किंग के लिए भी हमने पूर्व में एक निवेदन किया था। मेडिकल कॉलेज में जो भी मरीज आते हैं वो गांव क्षेत्र से आते हैं, बेचारे गरीब मरीज आते हैं। अगर उनके जब वो खाना खाते हैं तो 1 फुट चौड़ी रोटी होती है, खाने से खाना खाते हैं। मेडिकल के ठीक सामने एक एरिया बनाया है जो मिल्क पार्लर, कॉफी पार्लर जैसा है। कोई बेचारा मिल्क पीने नहीं आएगा, कोई बेचारा कॉफी पीने नहीं आएगा। वो जगह अगर खुली छोड़ी होती तो ये पार्किंग की समस्या भी नहीं होती। बीच बीच में छोटी छोटी दुकानें अगर दी होती तो शायद उनको रोजगार मिल जाता, छोटे दुकानदारों को। और जो गांव से गरीब आते हैं, जो 15 रुपए में 1 किलो आटा देके रोटी बनवाते हैं, उनका भी भला हो जाता। तो ये 2-3 चीजें हैं चिकित्सा उस मेडिकल क्षेत्र की, अगर इन पर विचार हो जाए तो अच्छा है। धन्यवाद। से आग्रह किया है, सरकार से आग्रह हमारा ऐसा है कि जो सीपी का जैसा कि ये विदित है कि जितने भी बीजेपी नेता हैं सब कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं और कार्यकर्ता पब्लिक को पहचानती है। आप सारे कार्यकर्ताओं को पहचानते होंगे और जो झांसी का गणमान्य व्यक्ति है या जो समस्या आपके पास लेके जाएगा उसको आप नहीं पहचानेंगे, वो आपको कार्यकर्ता पहचानता है।
आपने ऐसी कौन सी मतलब पॉलिसी अपनी बनाई है कि अभी तक तो जैसे हमारे विधायक जी थे, निवर्तमान अध्यक्ष थे, हमारे दिलीप भाई थे, इनके पास आप कभी भी चले जाए, अगर ये अंदर किसी भी काम से है तो तुरंत या तो अंदर बुला लेते थे या खुद बाहर आ जाते थे। ये इन्हें मालूम था कि हमारे पास कौन आया है, उसकी महत्व झांसी में क्या है। क्या आपने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है जिससे कि आप यहाँ के कार्यकर्ताओं को या यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों को समझ सके, पूछ सके और उनकी समस्या को सुलझा सके? क्योंकि अभी तक आपने ऐसा कोई प्लान झांसी के सामने रखा नहीं है कि हम जो झांसी गणमान्य व्यक्ति है उनकी समस्या को समाधान कैसे करेंगे। आप केवल एक ही नारा दे रहे हैं, झांसी को चमका देंगे। झांसी को चमकाएंगे तो आप तब जब झांसी वालों को पहचानेंगे। हमारे विधायक जी पहचानते, हमारे प्रदीप भाई पहचानते, निवर्तमान जी को आप जिससे बचाओ उसमें बुला दो, तुरंत आ जाते थे। आपकी कोई ऐसी मतलब प्रावधान बनाया है या कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है जिससे कि आप हम लोगों को पहचान सके? बिहारी लाल आर्य जी आ चुके हैं, कड़क चाय के साथ कड़क बात तो है। और मैं आप सब लोगों से भी कहूंगा कि आप सब लोग तैयार हो जाएं। डबल इंजन तो यहाँ है और ट्रिपल इंजन भी आ सकते हैं। यही तो पहला सवाल कहां से आ रहा है? विजय खन्ना जी आपकी तरफ एक जोरदार तालियां बनती है विजय खन्ना जी। जैसा कि ये विदित है कि जितने भी बीजेपी नेता हैं सब कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं और कार्यकर्ता पब्लिक को पहचानती है। आप सारे कार्यकर्ताओं को पहचानते होंगे और जो झांसी का गणमान्य व्यक्ति है या जो समस्या आपके पास लेके जाएगा उसको आप नहीं पहचानेंगे, वो आपको कार्यकर्ता पहचानता है। आपने ऐसी कौन सी मतलब पॉलिसी अपनी बनाई है कि अभी तक तो जैसे हमारे विधायक जी थे, निवर्तमान अध्यक्ष थे, हमारे प्रदीप भाई थे, इनके पास आप कभी भी चले जाए, अगर ये अंदर किसी भी काम से है तो तुरंत या तो अंदर बुला लेते थे या खुद बाहर आ जाते थे। ये इन्हें मालूम था कि हमारे पास कौन आया है, उसकी महत्व झांसी में क्या है। क्या आपने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है जिससे कि आप यहाँ के कार्यकर्ताओं को या यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों को समझ सके, पूछ सके और उनकी समस्या को सुलझा सके? क्योंकि अभी तक आपने ऐसा कोई प्लान झांसी के सामने रखा नहीं है कि हम जो झांसी गणमान्य व्यक्ति है उनकी समस्या को समाधान कैसे करेंगे। आप केवल एक ही नारा दे रहे हैं, झांसी को चमका देंगे। झांसी को चमकाएंगे तो आप तब जब झांसी वालों को पहचानेंगे। हमारे विधायक जी पहचानते, हमारे प्रदीप भाई पहचानते, निवर्तमान जी को आप जिससे बचाओ उसमें बुला दो, तुरंत आ जाते थे। आपकी कोई ऐसी मतलब प्रावधान बनाया है या कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है जिससे कि आप हम लोगों को पहचान सके? हेलो, मेरा अनुरोध है, एक मिनट, आपकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। सिर्फ गणमान्य नागरिक के लिए जनप्रतिनिधि नहीं होता, आम नागरिक के लिए जनप्रतिनिधि नहीं होता। आपकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति समस्या लेकर आता है और आप उसे सहजता से उपलब्ध हो जाए। झांसी के यशस्वी कर्मठ संजनशील विधायक आदरणीय पंडित श्री रवि शर्मा जी, हमारे वर्तमान मेयर सम्मानीय आदरणीय भाई साहब श्री रामती सिंगल जी, हमारे भाई जी के नाम से विख्यात हमारे आदरणीय भाई साहब प्रदीप सराफी जी, मीडिया के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण एवं हमारे सभी सम्मानित प्रबुद्धजन, सर्वप्रथम तो आप सभी सम्मानित प्रबुद्धजनों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आप सबके चरणों में सादर नमन करता हूँ। जैसा कि हमसे आप सवाल पूछे, मैं तो आपका भाई हूँ, बेटा हूँ, और आपने मुझे, झांसी की जनता ने, महान देवतो जनता ने मुझे 3 बार मऊरानीपुर विधानसभा से विधायक बनाया, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया। आप सबका आशीर्वाद इस सेवक पर रहा। झांसी के लिए भी बहुत कार्य किया। हमारा प्रयास पूरा रहा है कि बुंदेलखंड जो पिछड़ा बुंदेलखंड है वो बुंदेलखंड का चहुमुखी विकास हो, उसके लिए मैंने हमेशा कार्य किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो विकास के लिए हम कार्य कर रहे हैं, जनता के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। जनता का हित सर्वोपरि है।
जैसा कि आपने कहा इस बात को आप लोगों ने कि आप झांसी की आम जनता को क्या कैसे पहचानेंगे। अब हमारा कार्यक्षेत्र झांसी रहा है, आपका आशीर्वाद सहयोग हमारे साथ है, तो ये जिम्मेवारी ये आप ही सब महान लोगों ने दी है। हमारे केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश शीर्ष नेतृत्व हमारे भाई साहब आदरणीय रवि शर्मा जी, हमारे आदरणीय भाई साहब सराबी जी, यहाँ के करवल सांसद अनुराग शर्मा जी, राजीव पालीछा जी, हमारे आदरणीय बाबूलाल तिवारी, रमानंदन जी, जवाहरलाल राजपूत जी, सभी जनप्रतिनिधियों, आप सभी सम्मान भाव ने यहाँ भारत आप सबके आशीर्वाद से यहाँ मुझे झांसी नगर निगम का भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपकी आशाओं और अपेक्षाओं पर 100% खरा उतरूंगा। विधायक जी जन जन के लिए कार्य करते हैं, सांसद जी जन जन के लिए कार्य करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके बीच हमेशा आता जाता रहूँगा और मैं अभी तो संपर्क कर रहा हूँ, वोट मांगने जा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं आपके बीच हमेशा नजर आऊँगा और आपको यहाँ से वादा करता हूँ। हमने अभी तो हम 4 पहिए से चल रहे हैं क्योंकि समय कम है, समय ज़्यादा नहीं है, चुनाव में कम समय मिला है और 60 वार्ड है। तो इसके बाद तो हमारा प्रयास होगा, हम चाहेंगे हम 2 पहिया वाहन से आपके गली कोचों में मिलेंगे। ये आपको आश्वासन करते हैं। हमने तय किया है आप सबके आशीर्वाद सहयोग से झांसी एक विकसित झांसी के रूप में जाना जाए। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने वीरता के क्षेत्र में झांसी का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है। हमारा प्रयास होगा कि झांसी स्वच्छ स्वस्थ विकसित हरा भरा झांसी हो। झांसी भी विकास के क्षेत्र में पूरे भारत में जाना जाए, ऐसा विकसित झांसी बनाने का आप सबके आशीर्वाद से सहयोग से हमने संकल्प किया है। उसको धरा पर लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। यहाँ की जो हम जन जन के बीच जा रहे हैं, जो समस्या निकल के आ रही है, पानी की, कहीं बिजली की, कहीं जलभराव की समस्या है, और एक हमारे सम्मानित व्यापारियों की बहुत बड़ी समस्या आई है कि एक तो जो है जो नगर निगम की दुकानें हैं उसमें अभी बताया कि उसका 8% उसका किराया बढ़ा दिया गया है, और जो है और ट्रांसफर के लिए 40,000 रुपये लगता था, 5 लाख रुपये लगने लगा है। एक बहुत बड़ी समस्या के एनजीटी ने जो यहाँ के लगभग 5,000 से ज़्यादा आवास हैं उनको मकान गिराने का नोटिस दे दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों के लिए कार्य करती है। हमारे लिए जनता का हित सर्वोपरि है। हम मकान बनाते हैं, गिराते नहीं हैं। इस संबंध में हमारे विधायक जी, सांसद जी, चाहे हमको माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करना पड़े, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करना पड़े, मकान गिराने की तो बात दूर है, मकान की एक ईंट भी नहीं गिरने दी जाएगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। यहाँ आप सब लोगों ने कहा है कि यहाँ गिरकर और जलकर बहुत बड़ा है, उसको हम पहली बैठक में ही इसको जो है कम से कम किया जाएगा। नगर को स्वच्छ बनता रहे, स्वच्छ बनाने के लिए यह जो है कूड़े के जो डंपिंग स्पॉट है उसको चलित कंटेनरों के माध्यम से व्यवस्था की जाए ताकि कहीं अंशमात्र भी कूड़ा नजर ना आए। जैसे इंदौर का नाम पूरे भारत में स्वच्छता के क्षेत्र में लिया गया था, उसी तरह हमारा प्रयास होगा आप सबका आशीर्वाद और मार्गदर्शन से निश्चित तौर पर झांसी को स्वच्छ स्वस्थ और विकसित बनाने में स्वच्छता के क्षेत्र में हमारा प्रयास होगा। इसी वर्ष पूरे देश में प्रथम पंक्ति पे आएगा, ये हम आपसे विश्वास दिलाते हैं। हमारे युवाओं नौजवानों के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए जो हमारे की व्यवस्था है, हमारा प्रयास होगा कि जो भी झांसी की मूलभूत समस्या हैं आम जन की, उनका हम 100% निदान करने में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं करेंगे। आपके बीच हमेशा आते रहेंगे। आज आप सब लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, चाहे अधिवक्तागण हो सम्मानित, चाहे डॉक्टरगण हो, चाहे हमारे बुद्धिजीवीगण हो, चाहे शिक्षकगण हो,
व्यापारी भाई हो, सभी लोगों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और जन जन की आवाज़ है, क्योंकि मोदी जी ने देश के लिए वो किया जो आज तक नहीं हुआ, योगी जी ने जो किया वो आज तक नहीं हुआ। आज भारत नया भारत बन रहा, वो भारत नहीं रहा। कभी हम लेने वाले थे, कहीं अमेरिका से अनाज आता उसको खाते, अब भारत सशक्त तो समृद्ध बन गया है। आज हमने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई तो वहाँ दवाएं भेजने का काम किया, वैक्सीन भेजने का काम किया। कहीं कोई दैवीय आपदा आती है तो हम इतने सशक्त हैं कि वहाँ की हम व्यवस्था पूरी करने में सक्षम है। मोदी जी ने संकल्प दिया है भारत सशक्त समृद्ध देश बने, भारत आत्मनिर्भर देश बने, भारत का परचम पूरे दुनिया में लहराए, भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। तो आज भारत निश्चित तौर पर मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में आज विश्व की तीसरी शक्ति बनने जा रहा है। छोटा सा प्रिविलेज, चूंकि विधायक जी को कहीं जाना है, फिर प्रचार के लिए जाना है मैं जाऊंगा, विधायक को प्रचार के लिए कहीं जाना है, फिर भी मैं 5 मिनट और चाहूंगा। दो मिनट। अरे यहाँ सवाल जवाब का संवाद चल रहा है बिहारी लाल आर्य जी, यहाँ पर आपसे सवाल, टैक्सेशन में नगर निगम को आपको सलाह देके फायदा पहुंचाएंगे। एक सेकंड बनाया उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बना, एक मिनट, हमारी साफ सुथरी छवि रही है। कोई आप तक किसी भी प्रकार का आरोप आपके भाई के सेवक पे, बेटे पे नहीं लगा है, न आखिरी दम तक लगने दिया जाए। मैंने जनता की सेवा की है और जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि जनता मालिक होती है और सेवा। हम मोदी जी सेवा के चौकीदार है, कहते हैं मैं चौकीदार हूँ। योगी जी 18 घंटे बिजी अजय जी, आप मैं तो उनका सिपाही हूँ, उनके कारवा को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, जन जन के बीच रहूंगा, कहीं समस्या यहाँ का इतिहास बदलेगा। शांत है या खुश है, ये योगी बाबा की बुलडोजर वाली स्कीम से है। आपने कहा मैं एक भी ईंट नहीं गिरने दूंगा। अगर कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कराता है या उल्टी सीधे काम कराता है तो आप उसके लिए क्या संघर्ष करेंगे या प्रशासन को सहयोग करेंगे? जहां गलत काम है, गलत निर्माण है, उसमें आपकी क्या योजना है? जनता हमारी सर्वोपरि है, हम जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं और हमारा मोदी जी का विजन है कि अंतिम पायदान का व्यक्ति विकास के मुख्य धारा जोड़े। उसमें गलत तो कुछ है नहीं, जनता गलत नहीं करती है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, ऐसा थोड़ी है। कहीं कोई बात है तो मैंने उसका, हमारे योगी जी ने कहा है कि जहाँ जमीन नहीं है, जहाँ मकान जिसे बना लिया है, चाहे ग्राम पंचायत की जमीन हो, कोई जमीन हो, तो उसके नाम वो जमीन आमद से कर मकान नहीं कराया जाए। वास्तव में हमारे जो क्वेश्चन था 14 में, ये प्यार है विधायक, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, पूरे विश्व ने देखा हमारी गंगा माँ निर्मल हुई। फिर 2019 में नारा आया, मुझे बाबा विश्वनाथ ने बुलाया है। पूरा विश्व देख रहा है कि आज बनारस काशी विश्वनाथ हो गया, गुजरात से काशी, मऊरानीपुर से झांसी। आपका क्या विजन है? आप क्या झांसी की जनता को दिल्ली में करने के लिए क्या विचार है? ये प्रमाण है आपके लिए कि कहां से आदमी आके कहां उस देश का विकास करता है, उस स्टेट का विकास करता है, उस शहर का विकास करता है। ये प्रमाण है, अलग विजन है उनका। भाई साहब सोच अच्छी होना चाहिए, विचार अच्छे होना चाहिए। मोदी जी पूरे देश को चला रहे हैं। भारत की क्या स्थिति थी, ये अमेरिका वीजा नहीं देता था, आज अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी जब जाते हैं तो पलक पावड़े बिछाए खड़ा रहता है। तो मोदी जी जो काम करते हैं ईमानदारी और सच्चाई से काम करते हैं। सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हुआ है। जो काम करेंगे सच्चाई और ईमानदारी के साथ करेंगे, आपका जो आदेश होगा वो विधायक जी, आज यहाँ पे सारे झांसी की रहेगी पूरे। मैं एक समस्या जो हमारे टैक्स वालों की है, मैं उससे आपको अवगत कराना चाहता हूँ और उसमें आपका सहयोग चाहता हूँ। वो बिना आपके हो नहीं सकती। उस समस्या के लिए मेरी अनुराग जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि विधायक जी और वहाँ से आपके जो है विधान उससे एक लेटर मुझे लिखवा दीजिए, मैं सेंटर से काम कर। अभी क्या GST लगी हुई है, GST में अपील सीधी हाईकोर्ट जा रही है, बेंच बननी है। इसके पहले मेरी आपकी बात भी हुई थी, उसका लेटर मुझे आप दिलवा दीजिए। मैं
दिल्ली से उसका काम कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की यही है कि सीधे हमको हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। बस, थैंक यू। नमस्कार साहब, आपको पहली बार बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप विजयी हो, लेकिन थोड़ा सा निवेदन ये है कि आपसे जो बात पूछे वो छोटे सूक्ष्म रूप में आप जवाब देते जाए, ताकि ज्यादा प्रश्न आपके पास पहुंच जाए। हमारा प्रश्न ये है कि जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, नगर निगम ने और स्मार्ट सिटी ने ओपन जिम बनाए हैं, उसका जो चार्ज रखा है वो अनावश्यक रखा है। आपके रिपोर्ट कार्ड पर ही इनका एडमिशन होना है साहब, आपके रिपोर्ट कार्ड पर ही इनका एडमिशन। अरे आपने बहुत विकास किया है, उसको आगे बढ़ाने का काम हमको करना है। जो भी विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी में हुआ, इसलिए जो सरकार ने कोई 80% आपने विकास किया है, उन जो अधूरी उनकी परियोजना है उनको पूरा करना पहली प्राथमिकता होगी। हमारे निवर्तमान महापौर जी जाना चाह रहे हैं, मैं रोक रहा हूँ। मेरी बात से कौन कौन सहमत है कि उन्हीं के रिपोर्ट कार्ड पर इनका एडमिशन होना है? नहीं, अभी तो आपसे विजय जी देखिए, इनका एडमिशन हो चुका है, अब इनके रिपोर्ट कार्ड पे आगे इसका होगा जैसा। हमारा प्रश्न आपने सुना नहीं है, माफी चाहूंगा, दोबारा। मेरा प्रश्न ये है कि जो नगर निगम ने और स्मार्ट सिटी ने मिलकर जो ओपन जिम बनाए हैं, उनमें चार्ज क्यों रखा गया, जबकि लोगों के स्वास्थ्य के लिए है। स्वास्थ्य के लिए हमने सिविल हॉस्पिटल भी है, वो भी निःशुल्क है, उसमें क्यों शुल्क चार्ज लगाया जा रहा है? उसको माफ कराया जाए। सबसे स्वास्थ्य जुड़ा है, क्योंकि जब बीमार होगा तो अस्पताल जाएगा, वहाँ पैसे सरकार को देना है, तो यह क्यों उस पर चार्ज लगाया जाए? हाँ, हमने एक बात कह दी, हम आपके सेवक हैं, वो सिरोधारी होगा, आपका आदेश लागू होगा, आपका माफ तो माफ कर दिया जाएगा। इस मंच से किए गए सारे वादे रिकॉर्डेड हैं। माननीय प्रत्याशी जी, 1000 तक के क्लाइंट होते हैं, मतलब एक परिवार की जनसंख्या 3 से 5 साथ होती है। तो आप सोचिए कि हम जब हमारे पास जब सी एसोसिएशन के पास में, एडवोकेट के पास में क्लाइंट आते हैं, तो हम लोग उन्हें मोटिवेट करने का अच्छा है, तो हम सब लोग उन्हें एक, यदि वो इस दिशा पे जा रहे हैं तो हम उन्हें सही दिशा पे लाने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से हमारे टैक्स बार के एसोसिएशन के जो 125 मेंबर हैं, कम से कम 15,000 वोटों को मोड़ने की शक्ति वो रखते हैं। और हम सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के आप जनता की भावनाओं पर भी खरे उतरे हैं। अभी चूंकि आपके बारे में कुछ लोग जानबूझकर, कुछ लोग अनजाने में, हम लोग भी परिस्थितियां समझते हैं कि जहां आपकी मीटिंग लगी हुई है और उसके पहले जहां आप मीटिंग कर रहे हैं वहीं पर आपको 8 घंटे यदि लेट हो गए, इस तरह से 6-7 मीटिंग हुई तो 4-5 घंटे लेट होना आपकी मजबूरी है। जिस तरह से अभी आपका प्रोग्राम शायद गड़िया फाटक में लगा हुआ है और वो 4 बजे का प्रोग्राम था और लगभग 5 आपको यहीं बच चुके हैं, तो इस वजह से भी ये समस्या हो रही है। हम लोग आशा करते हैं कि झांसी की जनता के उतरेंगे, ऐसा क्या आप इस सदन को आश्वस्त करेंगे? सवाल भी अगर सूक्ष्म रहे तो जवाब भी छोटे ही आएगा, सवाल बड़ा होगा तो निवेदन है राय साहब। आपकी चपना क्षमता को हम कोई चेले नहीं ले सकते हैं। आप जो कहा अधिवक्ता बहुत महान है, सब कुछ चलाते हैं, वो अद्वितीय क्षमता हमें। आप 15,000 वोट का, आप तो 15 लाख वोट इकट्ठ कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने जो वादा किया है, जो कहा है कि आपकी आशाओं अपेक्षा 100% खड़े उतरेंगे, ये हमारा वादा है। और अभी हम जो है, हम बहुत कहीं हमारी साफ सुथरी छवि रही है, कहीं किसी भी प्रकार का आरोप आज तक नहीं लगा, और जनता के बीच हमेशा रहे। और जनप्रतिनिधि को एक सरल होना चाहिए, असला लेके चले। हम आम आदमी जनप्रतिनिधि वही होता है कि जनता की एक जन से मिले, आम जन से मिले, उससे मिलने में कोई हिचकिचाहट ना हो। पहली जो सरकारें थी आपने देखा होगा, उसमें लोग मिलने से वो डरते थे, अपनी बात नहीं कह पाते थे। आज मोदी जी, योगी जी के राज में आज राम राज्य है कि हमने लोकसभा के चुनाव के पहले 14 में कहा था, 19 में कहा था, और हमने मैंने 17 में कहा, 22 में कहा, आप सबों ने अपार जनसमर्थन दिया है।
तो मोदी जी, योगी जी, भारतीय जनता पार्टी की देश को एक परवार मान रही हो। हम सबको आज जरूरत है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जो विस्तृत सोच है, उस सोच से हम भारतवासी भी उनकी सोच से आगे बढ़कर ही कार्य कर रहे हैं। इससे आज देश में बदलाव वाला ये सच्चाई है, इसलिए भारत बदल रहा है। वो बुंदेलखंड देश की आज़ादी के 70 साल तक पिछड़ा। आज हमारे प्रधानमंत्री जी अभी यहाँ आए थे, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा था कि बुंदेलखंड एक विकसित बुंदेलखंड के रूप में जाना जाए। तो वास्तव में उन्होंने बुंदेलखंड को गोद लिया है और पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया में जाना जाए। आज डिफेंस कॉरिडोर, आप कुछ कहना चाहते हैं बताएं। लाखों युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। बुंदेलखंड और पीने की पानी की जो समस्या थी, हर घर जल योजना, कितना बड़ा का कितना बदलाव हुआ है, तो परिवर्तन हो रहा है। हम अपने भावी महापौर जी से ये निवेदन करेंगे कि आप चाहे रानीपुर जाते रहे, चाहे मऊरानीपुर जाते रहे, लेकिन हम लोगों को ये मालूम रहे कि जो सरकारी छुट्टियां हैं उसमें आप चाहे रानीपुर जाएं, चाहे मऊरानीपुर जाएं, चाहे अपने किसी निजी कार से कहीं हिंदुस्तान में जाएं, लेकिन उन दिनों में जो वर्किंग डे है उसमें आप झांसी में उपस्थित रहें। ये हमारी तरफ से हमारा हम पूरे सदन को सम्मान आश्वस्त करते हैं कि हमारे बगिया घाट वाले बाबा हनुमान जी की कृपा है। उन्हीं की कृपा से आज हम इस स्तर पर पहुंचे। मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, बिल्कुल आपका की बड़ी कृपा है। हमने आज तक किसी को न कोई धोखा दिया है, न किसी के साथ गलत किया है। हमारे साथ कोई भले गलत कर दे, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ गलत न सोचा है, और ये हर व्यक्ति का होना चाहिए। अगर हम दूसरे के लिए गलत सोचेंगे, दूसरे के लिए खाई खोदेंगे, तो हम खुद गिरेंगे। तो हमारा विचार है, हम ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर को मानते हैं, और हमारे लिए आप सब ईश्वर से कम थोड़ी हैं, आप सब कुछ है हमारे लिए। आपका आदेश का पालन होगा। जैसे आपने कहा वर्किंग डे में यहाँ रहेंगे, आपके बीच अनुभव ही रहेंगे। केवल हनुमान जी के दर्शन करने हमको जरूर जाना पड़ेगा और कुछ नहीं। आपके बीच इतना समय देंगे, यहाँ का इतिहास बदल देंगे कि आज तक किसी ने इतना समय नहीं दिया। आपसे वादा करते हैं, विश्वास दिलाते हैं आपको। आपके गली में आपके घर बैठेंगे, आपको लगेगा कि माना आप हमारे यहाँ नगर निगम आए तो आपका स्वागत करेंगे, लेकिन आपको भी आने की जरूरत नहीं। आप आदेश करेंगे तो आपके घर, आपके गली में, आपके मोहल्ले में नजर आएंगे। ये आपसे वादा करते हैं। शहर की सरकार आप चुनने जा रहे हैं, अन्य किसी का जो सवाल हो वो शहर के विकास को लेकर हो, झांसी के विकास को लेकर हो, तो उसका स्वागत है आपका। भैया इनका दुष्यंत जी का हमारे झांसी के पूर्व अध्यक्ष माननीय प्रदीप सरावगी जी से, भाई साहब आपने जो कैंडिडेट झांसी के लिए लाए हैं, बिहारी लाल जी, पुराने परिचित हैं, हम भी मऊरानीपुर के रहने वाले हैं, तो ये भाग्यशाली और सौभाग्यशाली तो 100% है। आज ही की डेट में चुनाव जीत चुके हैं, ये भी समझ रहे हैं, और यहाँ बैठा हर एक आदमी ये बात समझ रहा है। हम लोग तो क्योंकि चुनाव में वोट देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। एक भी आदमी, मतलब यहाँ तो खैर बुद्धिजीवी लोग हैं, तो आप अगर बाहर चलेंगे, आज इधर के स्टाफ से पूछेंगे तो बाकी जो 3 दलों के कैंडिडेट हैं उनके नाम नहीं बता पाएंगे लोग। तो आप तो निश्चित मानिए कि जीत चुके हैं। कितनी बड़ी जीत होगी अब देखना है। संगठन के नाते ये पूछना चाहते हैं भाई साहब कि पिछली बार भी अपने काफी पार्षद थे, एग्जैक्ट संख्या तो याद नहीं, वो तो मेयर साहब बता पाएंगे, लेकिन डिप्टी मेयर बनाने में समस्याएं आती थी। विधायक जी को और मेयर साहब को बैठ के बड़ी मुश्किल से आदमी बनाते थे। तो इस बार ऐसी क्या योजना बनाई है कि ज्यादा से ज्यादा पार्षद निकल के आ जाए, तो उनका सामंजस्य अच्छा बैठेगा मेयर साहब से, और उसी से फिर विकास की गति बढ़ेगी। तो संगठन के नाते भाई साहब आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब मुझे तो पता है क्या, लेकिन आपकी मेहनत में देखता हूँ। दूसरे जी ने अच्छा प्रश्न किया, समस्या रहती है चलाने में, उसको लेकर के आपका प्रश्न है। उसके लिए हम सबका प्रयास है, उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे सभासद जीते। इसके लिए सबके सामने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का काम है। उनका काम क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं। सारे देश दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था सुधरी है, और 5 साल का माननीय रामतीर्थ संगल जी का जो कार्यकाल रहा, उस विकास को देख करके, तो देश प्रदेश और हमारे नगर निगम के विकास को देख करके झांसी की जनता इस बार चाहती है
कि नगर निगम की सरकार और मजबूत बने। इसलिए जनता का भी रुझान है और पार्टी ने भी अच्छे कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा है। निश्चित रूप से इस बार 60 पार्षदों में से हम 40 से 45 पार्षद यहाँ पर जीतने वाले हैं और एक अच्छा मजबूत नगर निगम का प्रशासन बिहारी लाल आर्य जी को सौंपने वाले हैं, ताकि आप अपने विकास की गति को जो अभी चल रही है उसको और तेजी से बढ़ा सकें। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ जल भराव की समस्या पिछले 5-6 वर्ष से चल रही है। कुछ नगर निगम ने उसके लिए प्लान भी किए थे, लेकिन अभी भी वहाँ ऐसी कोई धरातल पर कार्यवाही नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो समस्या। मेरा क्षेत्र है इंद्रपुरी कॉलोनी, नदिया गेट के बाहर। तो वहाँ लगातार 5-6 वर्षों से स्थिति बिगड़ते हुए ये आ गई है कि अगर अच्छी बरसात हो जाए तो आधे घंटे के अंदर वहाँ 2-3-4 फुट का पानी भर जाता है। तो मेरा आप चूँकि अब सारी समस्याओं को देखने वाले हैं, तो आपके नॉलेज में यह मैं डालना चाह रहा था कि जो और नाले थे, जैसे ये जो GIC के पास की जगह थी और उसके आगे की जगह थी, तो वो पानी रेलवे लाइन के किनारे से एक नाला निकल के सीधा निकल जाता था, उसको भी बंद करके और वापस डाइवर्ट यहाँ जो इंद्रपुरी कॉलोनी है, बंसल कॉलोनी, उसमें होकर के उस पानी को यहाँ दे दिया गया। बाकी मेहरीबाग क्षेत्र से जो पानी जाता था आगे तालाब का हो जा रहा है, और चित्रा चौराहा और किले की ढाल से आने वाला पानी जो भगत में था वो आ रहा है। तो बहुत बड़ी समस्या है और इसका आप संज्ञान रखें, समय के साथ निदान कराएं, ताकि जो वहाँ जनहानि और जो परेशानियां हैं उससे बचा जा सके। जी, ये आपका सुझाव है। अब ये आपके सामने मैंने समस्या को रखा है और समस्या का समाधान अभी विचार से करना चाहते तो ठीक है, और बाकी सारी समस्या का समाधान होगा। हमने तो बहुत समस्या का 100% निदान होगा, बहुत जल्दी होगी। 1 साल के अंदर हमारा प्रयास होगा, 1 वर्ष में ही सारी अधिकांश समस्याओं का हम पूरा समाधान करने का प्रयास करेंगे। जी, सदन में आज का ये जो कार्यक्रम था, कड़क चाय के साथ कड़क बात, तो कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं कि कड़क बात हुई है? कड़क चाय के साथ बात हुई है, तो कार्यक्रम सफल माना जाए। तो एक तालियां हम भी अपने लिए चाहेंगे, झांसी टाइम्स के लिए चाहेंगे। हम झांसी टाइम्स परिवार हैं जो आज की खबर आज देते हैं आपको। हम बुंदेलखंड के सबसे बड़े पोर्टल हैं, हमें सहयोग हमेशा मिलता रहा है निवर्तमान महापौर जी से, प्रदीप सरावगी जी से, और हम ऐसी अपेक्षा हम भी करते हैं कि आने वाले महापौर भी हमारे ध्यान रखेंगे। जी महापौर जी, अच्छा अब क्या कोई ठेका लेना आपको? जी, कहीं से राय साहब हमारे जीजाजी भी लगते हैं, चंद्रलाल राय जी की तरफ से बड़े भाई हमारे, तो जीजाजी की सारी बातें साले का मजाक है ये। तो इसका जवाब हम खुले मंच में झांसी टाइम्स की तरफ से आपको केवल जवाब दूंगा कि ना हमें ठेका चाहिए, ना हमें कोई काम चाहिए। रूप से ही खबरें पहुंचाई हैं, हमने कभी भी वो नहीं किया है कि हम किसी का पक्ष रख रहे हो प्रतिनिधियों से। मैं आप लोगों के सवाल जनप्रतिनिधियों से करता था, आज आपके जो भी सवाल थे उसके लिए व्यवस्था की गई थी, जिससे हमें भी पता चले और हमारे जनप्रतिनिधियों को भी पता चले कि ये सवाल जनता के लिए होते हैं जो एक पत्रकार पूछता है। तो मैं कहीं से भी, हम लोग निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। अगर ठेके की बात है तो हम व्यापारी नहीं है, हम निष्पक्ष हैं, हम अपना संपूर्ण समय देते हैं। हम वो जगह जाके रिपोर्टिंग करते हैं जहां पहुंचना तक असंभव हो जाता है कभी कभी। तो एक ताली हम पत्रकारों के लिए भी बनती है। वकील साहब, प्रदीप सरावगी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, निवर्तमान महापौर जी का, रामतीर्थ सिंघल जी का, महापौर प्रत्याशी बिहारी लाल आर्य जी का। उसके साथ साथ हम आभार प्रकट करते हैं यहाँ पधारे हुए समस्त CA, समस्त टैक्स बार एसोसिएशन, आयकर अधिवक्ता के जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, हमारे साथी हैं आप लोग। आपने जो सहयोग दिया है, आपने जो समय निकाला है हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, झांसी टाइम्स परिवार हमेशा तहे दिल से आपका शुक्रगुजार रहेगा। हमारे झांसी टाइम्स परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार। हमारा सिर्फ ये प्रयास था कि हम संवाद स्थापित करें, और संवाद वो चीज होती है जो आदमी
पैदा होते साथ ही शुरू कर देता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो रो के बता देता है कि मुझे क्या चाहिए, मरते दम तक संवाद चलता रहता है। बस संवाद कैसा होना चाहिए इसकी व्यवस्था हमने की है। बस इन्हीं कम शब्दों के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा आप सभी को। दो शब्द प्रदीप जी हम लोग जोरदार तालियों के साथ भाई जी का स्वागत हो जी। अब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नहीं, आपके प्रतिनिधि के रूप, आपकी तरफ से, जनता के तरफ से हम भी एक प्रश्न नहीं सुझाव देना चाहते हैं। तो आपकी बात भी हो जाएगी कि हम क्या सोच रहे हैं मैं चाहिए और प्लान हमारा कैसा होना चाहिए, बड़े दूरगामी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए कि आज हमें 25 साल बाद की आवश्यकताओं को चाहिए। ऐसा एक रोड मैप हमारे दिमाग में होना चाहिए। हमारे शहर का में जैसे ट्रांसपोर्ट नगर की आवश्यकता है, एक बहुत सुंदर बस स्टैंड की आवश्यकता है, पार्किंग की आवश्यकता है। सरकारी धन इस समय सौभाग्य है, ये समय है, ये युग है प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के समय में जो विकास युग के नाम से भविष्य में जाना जाएगा। तो ऐसे समय में जिनको इस विकास में अपना सहयोग कर अपनी भूमिका अदा करने का मौका मिल रहा है वो निश्चित रूप से भाग्यवान है। मैं बिहारी लाल आर्य से निवेदन करूंगा कि सरकारी धन की कोई कमी नहीं है, सरकारी धन का सदुपयोग हो, गुणवत्ता युक्त पूर्ण विकास हो, दूरदृष्टि को लेकर के विकास हो, हमारे शहर की आवश्यकताएं क्या हैं और विकास चौतरफा होना चाहिए। हमारा शहर आज बहुत भौगोलिक दृष्टि से काफी बढ़ गया है, 60 वार्ड हो गए हैं, 15-20 किलोमीटर के एरिया में है। तो विकास अंत्योदय जैसा भारतीय जनता पार्टी की कल्पना है कि समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ऐसे ही समाज के हर क्षेत्र में विकास दिखाई देना चाहिए। यही निवेदन हम आपसे करेंगे कि जब आप योजना बनाएं तो उससे पहले अगर बल्कि किसी को आर्किटेक्ट को एक ऐसा डिजाइन दिया जा सके, जैसे हम अपने घर का मैप बनाते हैं, घर का मैप तो पूरा बना के एक बार में रखते हैं। अब घर का नक्शा उसका एस्टिमेट मान लीजिए कि हमारा 1 करोड़ रुपए का है, हमारी जेब में 10 लाख रुपए हैं, तो हम उस पैसे का उपयोग उस मैप के अनुसार अगर करते हैं और क्रमशः करते जाते हैं तो बाद में एक सुंदर मकान बन करके हमारा तैयार हो जाता है। ऐसा ही एक रोड मैप माननीय मेयर साहब झांसी का बनवाएं और जिस प्रकार सरकार उसका धन हमारे पास आता जाए हम क्रमशः उसका सदुपयोग करते जाएं। यही आपसे निवेदन या हमारी बात। धन्यवाद। हमारे भाई जी ने जो बात रखी है वास्तव में झांसी नगर के हित में बहुत ही आवश्यक है, ट्रांसपोर्ट नगर की बहुत आवश्यकता है। तो उसकी हमारे आदरणीय भाई साहब लालजी सिंगर जी के कार्यकाल में वो जमीन हमारे कृषि विश्वविद्यालय के पास दे दी गई है करारी के पास। और हमारा ये जो बस स्टैंड का प्रश्न है, बस स्टैंड को अति उसका सौंदर्यीकरण होगा, उसका और विकास किया जाए या एयरपोर्ट भी बनना चाहिए। उसके लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे कि वो भी हमारा जल्दी बन जाए। ये सारी समस्या जो भी आवश्यक है यहाँ पर जो है मेट्रो स्टेशन का हो ही रहा तो वो भी जल्दी, ये सारा काम बहुत जल्दी होगा। आप सबसे हमारी विनती है, अनुरोध है कि आप सबने भी तय किया है, आप सबका आशीर्वाद है और सहयोग है कि भारतीय जनता पार्टी का झांसी में कमल का फूल खिले, एक वार्ड में खिले, 60 वार्डों के प्रत्याशी जीते। आपसे हमारी विनती है कि 4 तारीख मई को जो आप सबको मतदान करना है तो पहले मतदान फिर जलपान, ज़्यादा से ज़्यादा हमको सबको मतदान कराना है और आवाज़ को जो सबको बुलंद करती है, जन जन के बीच पहुँचाती है। तो ये पत्रकार भवन की हम जमीन देखेंगे, जगह देखेंगे, इलाइट के बाद जहाँ भी जगह होगी बहुत जल्दी उसकी व्यवस्था होगी। मैं सभी आए हुए मेहमानों को हाइटिंग के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सब लोग आए और हमको आने में
क्योंकि जनसंपर्क में थे, विलम्ब हुआ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। तो धन्यवाद है। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया।